Hello everyone, welcome back to Dr. Amit's IAS Academy. I hope you all are doing good. So ये हमारी वन टॉपिक पेज की लेक्चर सीरीज है फॉर द जीपीएससी, जिसमें हम एक पर्टिकुलर पेज में उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करके पुटअप करने की कोशिश करते हैं, चाहे फिर वो डेटा हो, स्कीम्स हो, कोई डेफिनेशंस हो, सर्टेन इंडिकेटर्स हो, व्हाटएवर, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम एक पर्टिकुलर पेज में डालने की कोशिश करते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारी जो वेबसाइट है उसके फ्री रिसोर्सेस में एज वेल एज टेलीग्राम हमारी जो चैनल है उस पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो दिस आर द टॉपिक फॉर द डे। लेट्स स्टार्ट क्विकली। टू चाइल्ड पॉलिसी, पहली बार ये वर्ड नहीं सुनने को मिल रहा है। इंडियन पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी कमिटीज ने रिकमेंडेशन किए हैं, कुछ स्टेट्स ने इस पे लॉ भी लेकर आए हैं। तो बेसिकली what is a two child policy refers to a legislation that bars individuals with more than 2 children from contesting elections, holding government post और availing of public subsidies। ठीक है, कहीं कहीं जगह पे स्कीम्स हैं। राजस्थान में जैसे लॉ लेकर आए थे कि भाई आप जो है लोकल बॉडी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड इफ यू आर हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन। तो ये टू चाइल्ड पॉलिसी है, भारत की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है। वो बेसिकली ऐसे किसी भी प्रकार का पॉलिसी फॉर्मुलेशन लेकर नहीं आई है कि भाई 2 से ज्यादा बच्चे आप नहीं रख सकते। वो पॉपुलेशन कंट्रोल किस तरीके से करनी है, हमारा टारगेट क्या है, उन सब चीजों पे बात करते हैं। बट ऐसा कोई भी कोर्सिव मेजर वो लेकर नहीं आए हैं। ना ही यूनियन गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है नेशनल लेवल पे, ना ही कोई ऐसा मॉडल लॉ लेकर आए हैं जो टू चाइल्ड पॉलिसी पे फोकस करता हो। बट सर्टेनली देयर आर सर्टेन स्टेट्स जो इस तरीके से लॉ लेकर आए हैं। सबसे पहले राजस्थान 1992 में इन्होंने जो है कहा था कि भाई 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा 1994 में सिमिलर लॉ लेके आए थे। महाराष्ट्र 2003 में सिमिलर लॉ लेके आया है, डिस्क्वालिफाइंग फ्रॉम पीआरआई एंड यूएलबी, also restricting promotion and maternity benefits for the government employees। 2005 में गुजरात लेके आए कि भाई 2 से ज्यादा है तो पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ सकते, प्लस सर्टेन गवर्नमेंट सर्विस अपॉइंटमेंट्स। बिहार का है बहुत लिमिटेड है, इन्होंने पीआरआई में प्रमुख और उप प्रमुख की पोजीशन में ये 2 बच्चों का लेकर आए हैं। फिर गुजरात ने कि ये जो गुजरात से रिलेटेड है बेसिकली कि टू चाइल्ड पॉलिसी का उनका जो था, तो सुप्रीम कोर्ट में जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया कि हाँ भाई ये कोई ऐसी बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज नहीं है कि 2 चाइल्ड डिस्क्वालिफिकेशन अगर है तो इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। रिसेंटली अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट बिल लेकर आए हैं, यूपी लॉ कमीशन ड्राफ्टेड यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा है, तो यहां पे इन्होंने प्रपोज किया है कि सारी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडीज है सब जो है बैन कर दी जाएगी। फिर है असम पॉलिसी, इन्होंने भी टू चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया है, कंडीशन फॉर रिसीविंग बेनिफिट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। पहले राजस्थान लेके आए थे, फिर इन्होंने यू टर्न मारा कि भाई ऐसा कुछ नहीं, हमारी पॉपुलेशन बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अगर कोई भी ऐसा स्टेट लॉ है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन पे है तो वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कंफर्म किया है कि पार्लियामेंट ने अभी ऐसा कोई पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में नहीं सोचा है जहां पे हम टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर आएंगे या 2 से ज्यादा बच्चों पे कोई स्कीम्स में या कोई बेनिफिट्स में बार लगाएंगे। तो ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट्स होती हैं कि क्या ये 2 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए, शुड इट बी एनफोर्स्ड ऑन द पीपल थ्रू सर्टेन पेनल्टीज या पनिशमेंट्स। ओके, तो सबसे पहला है फेवर में, चेक्स द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन हाई फर्टिलिटी स्टेट्स लाइक बिहार एंड यूपी। पब्लिक सर्विसेज पे, स्कूल्स पे, हेल्थ केयर पे, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल होगा। इंसेंटिवाइज स्मॉल फैमिलीज थ्रू सिमिलर डिसइंसेंटिव्स। Some states report local body representatives becoming more aware of family planning. अब अगेंस्ट है सबसे पहले
रिप्रोडक्टिव राइट जो आर्टिकल 21 के अंदर है, विच गिव्स यू राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके अगेंस्ट ये है। वर्सन सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल पहला ही बेबी अगर बॉय आ गया, या थ्रू सम मीन्स यू हैव गॉट अ बॉय चाइल्ड एंड टू चाइल्ड पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड, तो प्रोबेबली गर्ल चाइल्ड की पॉपुलेशन जो है, सेक्स रेशियो आपका बिगड़ सकता है। Disproportionately harms tribal minorities and micro communities facing extinction risk. Contradicts ICPD Cairo program of action and India's human rights commitment. और हमारा जो नेशनल TFR है वो, यानी कि आपका टोटल फर्टिलिटी जो रेट है वो ऑलरेडी 1.9 है, यानी कि हमने जो टारगेट किया उससे ऑलरेडी वी आर गोइंग लो। तो एज ऑफ नाउ इस पॉपुलेशन पॉलिसी की इंडिया को जरूरत नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड, बिकॉज अभी तक जीपीएससी ने नहीं पूछा है। लो सेक्स रेशियो इन इंडिया, व्हाट इज सेक्स रेशियो? इज बेसिकली नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल and is a critical indicator of gender equity, right? 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं? India's overall sex as per 2011 census is 943. It is believed through NFHS 5 trends that it has improved from 1020 females per 1000 male, but the real data will be shared through new census. But still, अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो या सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करें, तो अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में कुछ नंबर्स इस तरीके से हैं। वी आर नॉट ऑन द सिमिलर स्केल, सो यस वी आर इंप्रूविंग, बट वी आर नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ डेटा। एंड एज फार एज इट्स सेइंग, NFHS 5 का कहना है the rural sex ratio approximately 1037 is more favorable than the urban one, which is 985. So what are the causes? सबसे पहले तो सन प्रेफरेंस। यस, हमारी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है अभी भी सन मेटा प्रेफरेंस पे चलती है, because of the family religion, performing funeral rites, inheriting the properties, so they always believe that we need to have at least a son, right? Dowry system, still in many states dowry the system is still continuing, so people believe that to have a daughter is like a burden, a liability on us, also in terms of dowry. So despite of being it illegal, it's still in practice, hence they prefer to have a male child. Sex selective abortion, PCPNDT, female feticide, अभी भी practicing में है. Then you have safety and mobility. To have a female child in this century, you know, taking care of the safety, security, right? You need to take care of many things into consideration, right? Also, once she's married, तो मैरिज पे खर्चा करना है, वहां पे खर्चा करना है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको पीपल डू नॉट एनकरेज। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, इवेंचुअली जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो लीनियज है, वो एज पर द सोसाइटी मेल को ही जाना है, ठीक है? तो दे ऑलवेज बिलीव टू हैव मेल, क्योंकि अगर फीमेल को चली गई, सो पीपल बिलीव दैट इट्स बीन गोइंग टू अनदर हाउस। कॉन्सिक्वेंसेस, मैरिज स्क्वीजेस, ठीक है? अब बहुत सारी जगहों पे अगर आप देखें तो ब्राइड्स की शॉर्टेजेस हो गई है, ठीक है? पॉली एंट्री सिस्टम शुरुआत हो गई है, बिकॉज देर आर वेरी लेस फीमेल फॉर मेल। देर इज अ वेब सीरीज कॉल्ड मातृभूमि, oh sorry, not the web series, documentary. Kindly go through that if you really want to understand what exactly I want to say from here. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है? Preventing the sex selective elimination and promoting the girl child survival, protection as well as education. PCPNDT female feticide को कर्ब करता है and sex selective practices को भी. सुकन्या समृद्धि योजना, building a fund for your daughter's education and marriage. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 2.0, 6000 तो देखो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तो है ही, ठीक है? लेकिन अगर सेकेंड चाइल्ड फीमेल होती है तो ₹6000 मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है? वी आर डिस्करेजिंग द प्रैक्टिसेस लाइक फीमेल फेटिसाइड्स for the second pregnancy. Then there are certain state schemes of government of Gujarat like Bhali Dikri Yojana, Ladli Lakshmi Yojana,
Kumarbainu Mameru and all. So what are the root causes? Son preferences for lineages, property inheritance and the rights, dowry system, misuse of ultrasound for sex determination, weak enforcement of PCPNDT Act, इसमें conviction rate भी कम है, conviction rate is low, also delay trials, low female labor force participation perpetuates the liability view, right? Female, if they are not earning on their own, that means she is a liability. Way forward, सबसे पहले मैंने हमेशा से ही कहा है, सोशल बिहेवियर की चेंज की जरूरत है, ठीक है. स्ट्रिक्ट पीसीपीएनडीटी एनफोर्समेंट, इसमें आप लिख सकते हो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स. I don't know why I am unable to write. Just understand what I am writing. Fast track courts. Economic empowerment of women raises their perceived status. Higher female education level will reduce the son preferences and highlighting the female achievers achievements to shift public affairs. Attitude, sorry. Declining fertility rate in India. हमारा TFR जो है 2.1 हमारा टारगेट था, तो एज ऑफ नाउ 1.9 पे चल रहा है पैन इंडिया. बट if we look forward to certain states like Bihar, like UP, Rajasthan, right, तो यहाँ पे जो हमारा TFR है वो अलग है, बट ओवरऑल इंडिया का TFR इज 1.9. ठीक है, तो हमारा जो TFR है वो 2.1 से 1.9 हो गया. NFHS कहता है कि नेशनल TFR जो है स्टैंड्स एट 2.0, 1.9 2.0, a historical milestone after dropping for 2.2 in NFHS for 15-16. तो ये डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन है वो क्या शो करता है? सोसाइटी इज मूविंग फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट टू लो बर्थ एंड डेथ रेट्स. लो बर्थ रेट भी है और लो डेथ रेट भी है due to advancement in medical technology. India has now crossed threshold of below replacement fertility at the national level. Southern and western states like Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, Delhi 1.8 से भी कम है TFR. लेकिन जो भी आपके बीमारू स्टेट्स हैं लाइक बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, यहां पे TFR 2.1 से ज्यादा है. बिहार का 2.98 है. तो ये जो नॉर्थ साउथ में फर्टिलिटी डिवाइड है, ये डेमोग्राफिक फीचर में कंटेम्पररी इंडिया में देखने को चेंज मिल रहा है. अब फर्टिलिटी डिक्लाइन के भी कुछ रीजंस है. सडनली ये परिवर्तन कैसे? सबसे पहली चीज फीमेल एजुकेशन. ठीक है, जितना फीमेल एजुकेशन में जा रही हैं, मैरिजेस डिले हो रहा है. ठीक है, व्हेन योर मैरिजेस आर गेटिंग डिलेड एंड नाउ यू आर आल्सो एजुकेटेड, सो यू थिंक ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फैमिली प्लानिंग एंड यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स मोर इफेक्टिवली. ठीक है, तो बेसिकली एजुकेशन का फर्क. देन राइजिंग एज ऑफ मैरिज. अर्लियर पीपल यूज्ड टू गेट मैरिज इन 19, 20, स्टिल देयर आर, बट जनरली इट्स 25, 26. ठीक है, तो ऑलरेडी जो चाइल्ड बियरिंग पीरियड है वो कम हो गया है. इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रासेप्शन, ज्यादा उसकी अवेलेबिलिटी है, उससे रिलेटेड जागरूकता है, पीपल आर यूजिंग इट. ओके, डिक्लाइनिंग इन द IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, वो डिक्लाइन हुआ है, तो बट ऑब्वियसली चिल्ड्रन का सर्वाइवल बढ़ा है. जब चिल्ड्रन का सर्वाइवल बढ़ेगा तो बच्चे दोनों सर्वाइव कर रहे हैं. सो नाउ you did not need to have larger families. Earlier one of the conception to have larger families was like 5-6 हो, कम से कम 2-3 तो जिंदा रहेंगे, वो भी एक कॉन्सेप्शन था. ठीक है, urbanization and nuclear families. So the way things are getting modernized, globalization, urbanization and all, families are getting smaller. There is concept of coming nuclear families. ठीक है, तो न्यूक्लियर फैमिलीज होंगे तो उनपे इंपैक्ट होएगा कॉस्ट बियरिंग ऑफ द चाइल्ड, फुल कॉस्ट. नाउ इफ यू सी द इन्फ्लेशन एंड इफ यू सी द वे थिंग्स आर गेटिंग कॉस्टलियर, टू हैव मोर देन 2 चाइल्ड इज नेक्स्ट लेवल कॉस्टली. ठीक है, 2 चाइल्ड ही कॉस्टली अभी तो. इम्प्लीकेशन एंड चैलेंजेस. सबसे पहला डेमोग्राफिक डिविडेंड.
अगर 2.0 से डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर हमारा है तो हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो सिग्निफिकेंटली बढ़िया है, शोइंग अ रैपिड ग्रोथ पोटेंशियल। पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन, ओवरऑल अगर हमारा पॉपुलेशन स्टेबिलाईज रहता है फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम, देन वी हैव अ गुड ग्रोथ रेट। एजिंग पॉपुलेशन, अब एक ये समस्या भी है, ठीक है, कि टीएफआर अगर 2.0 से कम जा रहा है, सो आफ्टर अ स्पैन ऑफ टाइम द यूथ पॉपुलेशन विल बी लेसर कंपैरेटिव टू द एजिंग पॉपुलेशन। ये लिख क्यों नहीं पा रही मैं, ठीक है, यानी कि आपकी लायबिलिटी, सरकार की लायबिलिटी जो है ज्यादा हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज एजिंग पॉपुलेशन आपकी ज्यादा है कंपेयर टू द यूथ पॉपुलेशन, तो वहां पे ये डेमोग्राफिक चेंज थोड़ा देखने को मिल सकता है। सरकार की लायबिलिटी सोशल सिक्योरिटी पे, उनके हेल्थ केयर पे, रिटायरमेंट सिस्टम्स पे सरकार की भी लायबिलिटी, खर्चा बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मिक्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इक्विटी से रिलेटेड कंसर्न रहेगा। इंटरस्टेट इनइक्वालिटी, हाई फर्टिलिटी रेट विल बी देयर इन यूपी एंड बिहार फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, राइट, बट विल कंटिन्यू ड्राइविंग इंडियाज ओवरऑल ग्रोथ फॉर डिकेड्स। तो पॉलिसी इंप्लीकेशन हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले नेशनल फैमिली प्लानिंग पे फोकस, पॉपुलेशन कंट्रोल टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्वालिटी, targeted intervention for high TFR Bimaru states, expand male contraceptive option to rebalance the method mix, invest in female education and late marriage incentives, prepare social security and geriatric care system proactively. कंसर्न है एजिंग पॉपुलेशन, पेंशन और हेल्थ केयर बजट बढ़ जाएगा। सन प्रेफरेंसेस अगर वो कंटिन्यू रहती है तो सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है स्पेशल इन द नॉर्थ स्टेट्स वो हाई रहेगा। हाई फर्टिलिटी स्टेट्स विल डोमिनेट इन द लोकसभा रिप्रेजेंटेशन, अगेन समस्या। डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन टर्न डिविडेंड इनटू बर्डन विदाउट क्वालिटी जॉब्स एंड अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग स्टिल सिग्निफिकेंट इन द रूरल बीमारू डिस्ट्रिक्ट। देखो ये जो टॉपिक है ना पॉपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इन न्यूज रहा है। अर्बनाइजेशन इन इंडिया, हम एलपीजी लेके आए, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसकी वजह से माइग्रेशन जनरेट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, and hence you see in urbanization. It's basically increasing share of population living in urban areas driven by factors like migration, industrialization and economic opportunity. जितनी economic opportunity बढ़ेगी, it is a pull factor to attract people from the other by areas and get them migrate to your area. तो अभी अगर हम इंडिया के अर्बन पॉपुलेशन देखें तो इट इज 31.16% इन 2011 सेंसस। नया सेंसस नए डेटा लेके आएगा एंड इट एस्टिमेटेड एट अप्रोक्सीमेटली 36.87% इन 2024 एज पर द वर्ल्ड बैंक। नीति आयोग का प्रोजेक्शन है कि इंडिया विल क्रॉस 40% अर्बनाइजेशन बाय 2030, द सो कॉल्ड एक्सीलरेशन फेज। अर्बन एरिया ऑलरेडी कंट्रीब्यूट 63% टू इंडिया जीटीपी, जो 2030 तक 75% हो जाएगा। तो अर्बन पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 575 मिलियन बाय 2030 एंड 875 मिलियन बाय 2050। हम हमारे नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं सुमन बेरी, इनका कहना है कि ये जो ट्रांजिशन आया है माइग्रेशन या जो भी रीजन की वजह से अर्बन एरिया में, इसको मैमोथ एंड डिलेड कहेंगे। ये कंट्री का बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि चैलेंज रहने वाला है, ठीक है। नाउ सरकार ने कुछ रिसेंट पॉलिसीज भी लेके आए हैं। अर्बन चैलेंज फंड फरवरी 2026, तो हमने जो है 1 लाख करोड़ का सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, अप्रूव किया है बेसिकली, ठीक है, कि भाई अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हो रहे हैं उसको क्योर करने के लिए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कुछ 4 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेड है। 2026-27 के बजट में टियर 2 और टियर 3 सिटीज के लिए अप्रोक्सीमेटली ₹5,000 करोड़ हैज बीन
specifically allotted for the development. Reform link funding requiring it is government and municipal finance reform for access, कि भाई एक टियर 1 में नहीं लेकिन टियर 2 और टियर 3 सिटीज का भी डेवलपमेंट हो। विकसित भारत 2047, अर्बनाइजेशन इसका कोर पिलर है, क्योंकि इवेंचुअली वी वांट अ ग्रोथ फॉर अ डेवलप्ड नेशन। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन एज वी कैन सी फ्रॉम द अबव डेटा कि 63% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहेगा और 2030 तक 75% रहेगा। तो विकसित भारत के लिए तो अर्बनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू बी इन सिटीज बाय 2047 एंड सिटीज टू जनरेट ओवर 3/4 ऑफ जीडीपी एंड वर्चुअली ऑल द नेट जॉब क्रिएशन। अमृत एंड स्मार्ट सिटी मिशन, जितनी भी आपकी मिशन है उसको सस्टेनेबली स्मार्ट बनाने का प्रयास। इश्यूज ऑफ अर्बनाइजेशन, सबसे पहला हाउसिंग क्राइसिस, इतने सारे लोग तो आ जाते हैं लेकिन घर ही नहीं है। फिर है आपका वाटर क्राइसिस, अर्बन ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन, वल्नरेबल टू डिसीजेस, सोशल प्रॉब्लम्स, क्राइम्स, इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्रॉब्लम सबसे पहले हाउसिंग और स्लम, ठीक है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, रहेंगी कहां, फिर वो धारावी और इस तरीके की स्लम्स डेवलप होने लगते हैं। ट्रांसपोर्ट कंजेशन, एवरीबडी वांट्स टू हैव देयर ओन व्हीकल, बी टू व्हीलर और फोर व्हीलर और व्हाटएवर, राइट। तो ट्रांसपोर्ट का जो ये ट्रैफिक कंजेशन बहुत बढ़ रहा है, आधा दिन मतलब बहुत सारा टाइम आपका ट्रैफिक में निकल रहा है, नॉट आधा दिन बट क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, योर प्रोडक्टिव टाइम यू आर वेस्टिंग इन ट्रैफिक। वाटर एंड सीवरेज, ठीक है, वाटर सप्लाई का शॉर्टफॉल होगा, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल के कोई अते पते नहीं रहते हैं, ठीक है, कि कितना रेन होगा नहीं होगा, विल इट बी सफिशिएंट इनफ टू सप्लाई द एंटायर सिटी, एंड स्टेट के पास सिर्फ सिटी के लोगों को ही तो पानी सप्लाई करना नहीं है, यू हैव इंडस्ट्रीज ऑल्सो, सो बट ऑब्वियसली है वाटर सप्लाई क्राइसिस रहेगा। प्रॉपर सीवरेज ट्रीटमेंट, ड्रेनिंग वेस्ट इनटू द रिवर्स, ठीक है, आज भी इंडिया में हम काम कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट वी आर नॉट वर्किंग टुवर्ड द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, बट दोज आर येट नॉट सफिशिएंट फॉर दिस बिग पॉपुलेशन। We are still innovating, we are doing innovation and everything, but still it is taking time. Solid waste, landfills are full. If you go through big cities, like if you go through Ahmedabad, you will see mountains of garbages, right? So this shows the concern that there is a rising urbanization. सब कुछ हो रहा है, but what about this? ठीक है, ये हम अभी भी उसको गार्बेज डिस्पोजल होना चाहिए या उसका रिसाइकलिंग व्हाटएवर नहीं कर पा रहे हम, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हेल्थ हैजार्ड्स बढ़ रहा है। अर्बन क्राइम्स, ठीक है, सिर्फ वायलेंट क्राइम्स यहां पे नहीं हो रहा है, मॉनेटरी क्राइम्स, साइबर फ्रॉड, सब कुछ डेवलप हो रहा है। तो अर्बनाइजेशन के कॉजेस हैं, सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स है, पुल फैक्टर है टू अट्रैक्ट द लेबर, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज दैन द रूरल एरियाज, बट ऑब्वियस बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, कनेक्टिविटी है, सब कुछ बढ़िया है, इंप्रूव कनेक्टिविटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट पुशिंग रूरल पॉपुलेशन आउट, ठीक है। सिर्फ पुल फैक्टर नहीं है, पुश फैक्टर भी है। Solutions, systematic development of smaller urban centers to disperse the growth. Tier 3, Tier 4 towns, cities, ठीक है, उनको भी उस लेवल पे डेवलप करो, ठीक है। Regional planning integrated with city master plans, encourage industry to relocate to backward and Tier 2 cities, ठीक है। आपकी गिग इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बाहर शिफ्ट हो सकती हैं, जो रॉ मटेरियल डिपेंडेंट नहीं है। स्ट्रेंथनिंग द म्युनिसिपल फाइनेंस, बॉन्ड्स है, पीपीपी मॉडल है, ओन रेवेन्यू मॉडल जनरेट करो भाई, सरकार पे कब तक निर्भर रहोगे। बिल्ड सस्टेनेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली सिटीज विद ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। 2021 जीपीएससी मेंस, smart urban planning is a mandatory ingredient for addressing the issues arising from urbanization in modern India. Discuss what is smart urban planning. तो सबसे पहले तो ये डिस्कस करो अर्बनाइजेशन क्या है, अर्बनाइजेशन से क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, और फिर स्मार्ट अर्बन प्लानिंग क्या है और वो कैसे होनी चाहिए कि हम इन सारे इश्यूज को एड्रेस कर सके।
2025 examine the impact of migration as a challenge for ease of living in urban centers and suggest a win-win model for both economic development and healthy civic life. तो सबसे पहले अर्बनाइजेशन में, अर्बन एरियाज में माइग्रेशन हो क्यों रहा है? शो द पुश एंड पुल फैक्टर्स. इम्पैक्ट क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव. ठीक है, एंड देन नेगेटिव है सर्टेनली, तो उसके लिए हम क्या मॉडल दे सकते हैं फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एज वेल एज हेल्दी सिविक लाइफ. ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटल डिवाइड. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? पहले तो ये समझो, है ना. डिजिटल डिवाइड तो समझ लेंगे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन क्या है? सब मिलजुल के काम कर रहे हैं. सिंपल सी डेफिनेशन. डिजिटल डिवाइड क्या है? कि देयर इज अ गैप विच इज एग्जिस्टिंग, ठीक है, बिटवीन व्हाट? हैव एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज, सॉरी, एक्सेस मिलना और उसका यूज समझना. ठीक है, बियॉन्ड एक्सेस इट ऑल्सो इनकम्पेसेस डिजिटल लिटरेसी, है ना. मोबाइल हाथ में है, कैंडी क्रश खेलना आ रहा है, व्हाट्सएप चलाना आ रहा है, इंस्टा, फेसबुक सब चलाना आ रहा है, बट यू आर अनेबल टू डू अ जीपे, यू आर अनेबल टू यूज अ डिजिलॉकर. ठीक है, स्कीम्स नहीं समझ पा रहे, गूगल यूज नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स दैट इज अ डिजिटल इलिटरेसी. Quality of access, bandwidth and reliability, and relevance of content, language and cultural fit. इंडिया की जो डिजिटल डिवाइड है वो मल्टी डायमेंशनल है. अर्बन, रूरल, जेंडर, इनकम, एज, लिंग्विस्टिक. तो यहाँ पे हमने 4 डिस्टिंक्ट लेयर्स देखे हैं हमारे डिजिटल डिवाइड के. सबसे पहले तो एक्सेस डिवाइड, डिवाइस एंड कनेक्टिविटी, कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे अच्छी है, कहीं पे बुरी है. यूजेज डिवाइड, इकोनॉमिक वर्सेस एंटरटेनमेंट यूज. Quality divide, broadband speed gaps and the outcome divide, benefits you are taking from the digital tools for education, finance and development. Employment. 2025 के something important data scale. ठीक है, इंडिया में तकरीबन 1.2 बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर हैं, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं. लेकिन अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें क्वालिटी और इफेक्टिव यूज में, तो वो हमको देखने को मिलेगी. अर्बन रूरल गैप, अर्बन में इंटरनेट पेनिट्रेशन एक्सीड 75% और रूरल में वहीं पे 37 to 40%, और ये खुद ट्राई का डेटा है. और रूरल बैंडविड्थ स्पीड की और रिलायबिलिटी की बात करें तो वो बहुत पुअर है, नॉट एज गुड एज अर्बन. अगर अर्बन आपको 5 Gbps की स्पीड दे रहा है तो रूरल कहीं 50 Mbps या 100 Mbps पे ही चल रहा है, या 200-300. जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है, देन यू हैव जेंडर डिवाइड. वुमेन आर 65% लेस लाइकली टू ओन अ स्मार्टफोन देन मेल. ठीक है, ये हमारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कहता है. फीमेल इंटरनेट यूजर्स फॉर्म ओनली 40%, whereas despite being women having 48% of the population. फिर है आपकी डिजिटल लिटरेसी. AACR 2023 का डेटा है कि 80% ऑफ रूरल यूथ 14 से 18 साल में स्मार्टफोन तो है, लेकिन 57% कैन परफॉर्म बेसिक डिजिटल टास्क and only 25% can complete digital financial transaction independently. यानी मोबाइल है, स्मार्टफोन चलाते आ रहा है, लेकिन बेसिक मेन जो टास्क है आपके, डिजिटल टास्क है, फाइनेंसिंग के टास्क है, वो सिर्फ 25% लोग इंडिपेंडेंटली कर पा रहे हैं. फिर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है लैंग्वेज बैरियर. अब बहुत सारे मोबाइल्स के अगर हम देखें तो मेन कंटेंट है इधर इट विल बी इन हिंदी और इंग्लिश और गुजराती और योर रीजनल लैंग्वेज मे बी. तो सबके लिए हिंदी इंग्लिश उसको समझना, क्योंकि वो हिंदी एकदम शुद्ध हिंदी में चली जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी आपका जो ऑनलाइन कंटेंट है वो इंग्लिश में है. ओनली 10% ऑफ इंडियंस आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश. ठीक है, तो यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है वो 90% का है. सरकार की कुछ इनिशिएटिव है, भारत नेट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना टू 2.5 लाख ग्राम पंचायत,
और तकरीबन 1.9 लाख ग्राम पंचायत कनेक्ट भी हो गए हैं 2025 में। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 3 पिलर्स है हमारे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्विसेज एंड डिजिटल लिटरेसी इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षर अभियान, जहां पे हम जो है लोग रूरल सिटीजन्स को ट्रेन करते हैं कि आपको स्मार्टफोन यूज कैसे करना है, चालू करना है कैसे है, व्हाट्सएप कैसे चलाना है, वो नहीं, बेसिक चीजें। फिर है आपकी पीएम वाणी, सब जगह पे पब्लिक प्लेसेस पे वाईफाई हॉटस्पॉट लेकर आना थ्रू ऑपरेटर्स ऑफ जनधन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, सो दैट हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी पहुंचा सकें। एंड देन यू हैव कॉमन सर्विस सेंटर विच आर द डिजिटल एक्सेस पॉइंट इन रूरल एंड रिमोट एरियाज फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सर्विसेज। तो ये डिजिटल डिवाइड के कॉजेस क्या है? सबसे पहला तो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। बहुत जगह पे डिफिकल्ट टेरेन है। आप स्पीति वैली चले जाओ अंदर तक, कहीं किब्बर में, या आप चले जाओ हिक्किम में, लांगजा में, या समवेयर इन मिजोरम एंड द डीप फॉरेस्ट, टेरेन्स आर डिफिकल्ट। प्लस पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो ये होता है ना कि इतना वास्ट खर्चा, और पॉपुलेशन यूजर्स इज 50 और 100 समवेयर, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर भी है और टेरेन की वजह से डिफिकल्टी भी है। देन यू हैव इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, डिवाइस एंड डेटा कॉस्ट प्रोहिबिटिव फॉर द बॉटम क्विंटाइल, जेंडर नॉर्म्स, ज्यादातर मेल जो है वो हाउस होल्ड डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं, तो फीमेल अगर यूज कर भी रही है तो दे आर यूजिंग जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पसेस। जीपे यूज करना या नहीं यूज करना आज भी नहीं इतनी कॉन्फिडेंटली यूज कर पाती है। Education barrier, low literacy rates and poor digital education in the government schools. Power deficit, unreliable electricity in rural areas limit the effective device use. If you go into the areas of which are snow bound, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी 2-3 दिन नहीं आती है, तो ये भी एक कंसर्न है। Way forward, universal broadband with quality targets, minimum 25 Mbps for all the villages. ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट लेके आइए, एआई वॉइस इंटरफेस लेके आइए कि वो वॉइस कमांड से भी चीजें चल सके। वुमेन स्पेसिफिक डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाइए जो ये चीज कर सके इफेक्टिवली। इंटीग्रेट डिजिटल लिटरेसी इनटू द स्कूल करिकुलम एंड डिजिटल पब्लिक गुड्स अप्रोच, वन सोर्स प्लेटफॉर्म एंड इंटरऑपरेबल सिस्टम। जीपीएससी मेंस 2020, The widespread use of social media has reduced the digital divide. Comment. क्या सीरियसली ऐसा हुआ है? अब डिजिटल डिवाइड है क्या? हमने देखा कि उसके 3-4 पिलर्स है, ठीक है, कि भाई बाकी इफेक्टिव यूज, सोशल मीडिया ने सिर्फ आपको डिवाइस यूज करते सिखाया है, ठीक है। आजकल के सोशल मीडिया से आपको न्यूज मिल जाती है, थोड़ी बहुत लिटरेसी भी बढ़ जाती है, बट बेसिक चीजें करना जो मेन फंक्शन है वो हम नहीं कर पा रहे, वो हमने एक डेटा देखा है। UPSC Mains 21 has digital illiteracy, particularly in rural areas, coupled with lack of information and technology, communication technology accessibility, hindered socio-economic development, examine with justification. तो क्या डिजिटल लिटरेसी स्पेशली इन द रूरल एरियाज कपल्ड विद लैक ऑफ ICT, क्या इसने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिंड्रेंस लेकर आई है? यस, नो, जो आपको लगता है उस तरीके से आंसर आपको यहां पे देना है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल। तो ग्लोबलाइजेशन है क्या? बेसिकली प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, सोसाइटीज एंड कल्चर्स across the world, driven by trade, capital flows, technology, information and the movement of people. तो भारत में 1991 में हम LPG रिफॉर्म्स लेके आए, हमारे ऊपर कर्जा ज्यादा हो गया था, ये वर्ल्ड, ठीक है, लेवल पे हमने काफी कर्जा हो गया था, तो हमको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला, ठीक है, ये भाई अपनी इकोनॉमी ओपन करो, हम वी आर रेडी टू पे यू मनी बट ओपन योर इकोनॉमी, लेट द अदर कंट्रीज पार्टिसिपेट इन योर इकोनॉमी एंड यू आल्सो पार्टिसिपेट इन द अदर कंट्रीज, हेंस बाय वी अडॉप्टेड LPG रिफॉर्म्स, ठीक है, जो कि हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी।
जिसकी वजह से हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारी क्राइसिस थी उसको हम कंट्रोल कर पाए, अच्छे से उसको कम कर पाए। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट सबसे पहले तो एलपीजी 1991 रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ, ठीक है, लोअर टैरिफ, डी लाइसेंसिंग, एफडीआई को ओपन करना, रूपी कन्वर्टिबिलिटी रेज हुई, तो यहां से हमारा जो हिंदू रेट था वो 6 to 8% पे गया और हमारी जो सर्विस सेक्टर थी, आईटी सेक्टर था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, उसका एक्सपेंशन होता है, जॉब्स आते हैं और न्यू सेक्टर्स डेवलप हुआ, पीपीओ आता है, टेलीकॉम सेक्टर आते हैं, एविएशन है, रिटेल सेक्टर है, यहाँ पे सब में जो है हमने ना सिर्फ जॉब जनरेट करी, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स भी जनरेट करी, बट इन सब एरियाज का एक्सपेंशन हुआ और नई चीजें भी देखने को मिली। कल्चरल इंपैक्ट, होमोजेनाइजेशन पूल, ठीक है, मैकडोनलाइजेशन, एक ही जैसा ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और टेस्ट, ग्लोबल ब्रांड, मॉल्स, इंग्लिश मीडिया डोमिनेशन स्टार्ट हुआ, फियर ऑफ इरोजन ऑफ लैंग्वेज एंड द फोक आर्ट्स, वो भी एक कंसर्न हुआ और वो चीज हम देख ही रहे हैं कि वेब सीरीज आती है, ठीक है, हम मूवीज थिएटर्स में देख रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द रियल थिएटर, वो कितने लोग जा रहे हैं, ठीक है, वो एक चीज कम हुई। कंज्यूमर कल्चर एंड वेस्टर्न फेस्टिवल स्प्रेड, कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, वेस्टर्न कल्चर बढ़ा है, जिसको हम वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन रिस्पॉन्स, इन्हीं सब चीज का हमने इंडियनाइज वर्जन किया, मैकडोनल्ड्स की मैक आलू टिक्की, पनीर टिक्का, ठीक है, योगा, आयुर्वेदा, इंडियन क्यूजीन एंड बॉलीवुड इज नाउ गोइंग ग्लोबल, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, रिवाइवल एंड डिजिटल आर्काइविंग ऑफ क्राफ्ट्स एंड डायलेक्ट्स, तो हमारा अब जो क्राफ्ट, जो पहले हम ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारी क्राफ्ट इंडस्ट्री ऐसी है जो डिमिनिश हो गई है, एक्सटेंशन वर्जन पे जा रही है, रादर बहुत कम मार्केट रह गया है, बट समहाउ थ्रू वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हम उसे ग्लोबलाइज कर रहे हैं। हाइब्रिड आइडेंटिटी, ग्लोबल, बोथ रूटेड एंड मॉडर्न। सोशल इंपैक्ट, सबसे बड़ा सोशल इंपैक्ट होता है आपकी फैमिली, तो जॉइंट से हम पहुंच गए हैं न्यूक्लियर और ड्यूअल इनकम फैमिलीज हो गई, ड्यूअल इनकम एज इन बोथ द पर्सन नाउ आर अर्निंग। इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है, मी माई सेल्फ, वो चीज बढ़ रही है, बट ट्रांसनेशनल एंड ग्लोबल फैमिलीज स्टे लिंक्ड थ्रू रेमिटेंसेस एंड वीडियो कॉल्स, तो बाहर गए हैं लेकिन रेमिटेंसेस और वीडियो कॉल से वी आर कनेक्टेड, ओके, दूर हुए हैं लेकिन सेपरेट नहीं हुए हैं। विमेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस, एक्सपैंडेड द एजुकेशन, सर्विस सेक्टर आता है, बीपीओ जॉब्स आती है, ऑटोनॉमी बढ़ती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है और डबल बर्डन ऑफ वर्क भी बढ़ रहा है, बाहर तो काम करना ही है लेकिन घर पे भी आप ही को काम करना है, तो एक पेड और अनपेड सर्विसेज दोनों चीजें साथ में चल रही। माइग्रेशन एंड डायस्पोरा, तो इंटरनल एंड इंटरनेशनल दोनों टाइप का माइग्रेशन हो रहा है। भारत की अगर बात करें तो हमारा 32 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है, ज्यादा भी हो सकता है, जो तकरीबन 100 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा रेमिटेंसेस भारत में आता है। बैलेंस शीट फॉर इंडिया सबसे पहले पॉजिटिव, हाई ग्रोथ, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड जॉब्स जनरेशन, access to global goods, idea, knowledge, technology and everything, Indian culture getting globalized, poverty decline and aspirational mobility. नेगेटिव बात करें तो widening income and regional inequality, सेम जैसे आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन में देखा था कि जिन स्टेट्स में ग्रीन रिवॉल्यूशन अडॉप्ट हुआ, पंजाब एंड ऑल, वहां चीजें प्रॉस्पेरस हुई, लेकिन जिन स्टेट्स में ग्रीन रिवॉल्यूशन हम नहीं लेके आए वहां पे प्रॉस्पेरिटी नहीं बढ़ी। Cultural anxiety and consumerist excess, agrarian distress and jobless informal growth, vulnerability to global shocks. गुजरात की अगर हम बात करें तो हमारा वाइब्रेंट गुजरात समिट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट गेटवे है, एक तो हमारी 1600 किलोमीटर्स की कोस्टल लाइन है और एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री है। हमने इन कोस्टल लाइंस पे जैसे कि कंडला है आपका, बहुत सारे मुंद्रा पोर्ट है, हमने यहाँ पे एसईजेड लेके आए हैं, तो उसकी वजह से हम जो है एफडीआई अट्रैक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल डायस्पोरा, अगर हम गुजरात के डायस्पोरा की बात करें सो वी आर इन अफ्रीका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा, वी आर एवरीवेयर, ठीक है, सम टाइम विल बी इन मून एंड मार्स ऑल्सो। तो
तो हम यहां से जो रेमिटेंसेस आ रहा है, इट इज ऑल्सो ह्यूज पार्ट ऑफ आर फॉरेक्स। और बैलेंस व्यू है हमारा कंट्री का कि हम ग्लोबलाइज भी हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है, हमारी जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, हम उसको भी सस्टेन कर पा रहे हैं। 2020 में जीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर विद एग्जांपल्स। चेंजिंग लाइफस्टाइल, कंज्यूमरिज्म एंड चेंजिंग वैल्यू सिस्टम इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, ऊपर देखा हमने ग्लोबलाइजेशन क्या है, हमने उसका कल्चरल इंपैक्ट देखा। अब हम वो देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल, कंज्यूमरिज्म और वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है। मटेरियलिज्म आ रहा है, इंडिविजुअलिज्म आ रहा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हैव ग्रोन व्हाइल द ओल्डर आइडियल्स ऑफ सिंप्लिसिटी, कम्युनिटी सेविंग एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट हैव वीकेंड। चेंजिंग लाइफस्टाइल की बात करें तो हम डिजिटलाइज हो गए हैं। ठीक है, ई कॉमर्स है, डिजिटल मीडिया है, हम इन सारी चीजों का यूज कर रहे हैं। फोन्स के थ्रू, एप्स के थ्रू फूड डिलीवरी हो रही है। रिमोट वर्क स्ट्रक्चर में, डेली रूटीन में रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। और गिग इकोनॉमी का जनरेशन हुआ है कि भाई कहीं पे भी आपको एक सिक्योर वर्क, फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अर्बन एंड फास्ट पेस्ड लिविंग, malls, cafes, nuclear household, packaged and fast food and long commutes replaces the slower community anchored village rhythms. पैक फूड खा रहे हैं, ठीक है, मॉल्स है, कैफेस है, यहां सब जा रहे हैं, लेकिन जो पहले की जो सोशलाइजेशन होता था वो वीकन हो गया है। चेंजिंग वैल्यू सिस्टम, ट्रेडिशनल वैल्यू क्या थी, देखो कम्युनिटी थी, फैमिली थी, कलेक्टिव आइडेंटिटी थी। अब इंडिविजुअलिज्म है एंड सेल्फ एक्सप्रेशन है। थ्रिफ्ट, सेविंग एंड सिंपल लिविंग, सेविंग्स में हम ज्यादा रहते थे, अब कंजम्पशन, क्रेडिट एंड बाय नाउ, ईएमआई पे हम जी रहे हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले सेविंग्स थी। डिलेड ग्रेटिफिकेशन एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड कन्वीनियंस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, रिचुअल्स एंड कम्युनिटी। क्यों करना है रिस्पेक्ट? गिव अस द रीजन व्हाई टू रिस्पेक्ट पर्सन। ऑटोनॉमी है, चॉइस है एंड क्वेश्चनिंग द ट्रेडिशन है। ड्राइवर्स ऑफ कंज्यूमरिज्म, एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांडिंग, ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आपका बहुत बड़ा पुल फैक्टर है। ब्रांडिंग, किसी चीज की आपने हद से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करती हो तो ब्रांडिंग हो जाएगी, उसका गुड्स अपग्रेड हो जाएगा। इजी क्रेडिट एंड फिनटेक, ठीक है, 0% लोन, ठीक है, गाड़ी पे बहुत कम लोन मिलना या ईएमआई पे चीजें मिलना, आईफोन लोग ईएमआई पे ले रहे हैं। ठीक है, बाय नाउ पे लेटर, फॉरेन ट्रिप्स ईएमआई पे हो रही है। सो एक ये सिस्टम है। अब इतनी सब चीजें तो कंसर्न तो होगा। तो सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट, इरोजन ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली बॉन्ड्स, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जीपीएससी के, सोसाइटी बेस्ड। स्टेटस एंजाइटी एंड पीयर कंपैरिजन, डेट स्ट्रेस फ्रॉम ओवर बोरोइंग, बट ऑब्वियसली ज्यादा ओवर बोरोइंग करोगे तो स्ट्रेस तो होगा ही। वीकनिंग ऑफ फ्रिगैलिटी एंड शेयर्ड वैल्यूज। इकोलॉजिकल कॉस्ट, थ्रो अवे कल्चर एंड माउंटिंग बेस्ड। ठीक है, एंड मेनी लोगों का ये है दैट अगर हम थ्रो नहीं करेंगे तो स्वच्छ भारत में स्वच्छता आएगी कैसे? लाइक व्हाट दे विल क्लीन इफ वी विल नॉट थ्रो? दिस इज द मेंटालिटी ऑल्सो। Higher carbon footprint and resource use, wasteful use of water, energy and plastic, mental health strain, FOMO addiction and burnout। एक तो FOMO बहुत होता है, कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में नहीं गए तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाली चीज है। वे फॉरवर्ड, सबसे पहले तो माइंडफुल एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन करना है। हमारा जो लाइफ मिशन है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट लॉन्च बाय इंडिया एट COP26, उसे हमें फॉलो करना है। रिवाइविंग बैलेंसिंग वैल्यूज, गांधीइज्म कि जो सिंपल लिविंग, ट्रस्टेडशिप एंड नीड नॉट ग्रीड वाले फैक्टर पे हमें फॉलो करना है। चीजें कहने के लिए इजी होते, करना डिफिकल्ट होता है। जीपीएससी मेंस 2020, इंक्रीज कंज्यूमरिज्म ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन हैज एडवर्सली इंपैक्टेड कोर फैमिली वैल्यू। कंज्यूमरिज्म क्या है, कंज्यूमरिज्म के फैक्टर्स क्या है, क्या फैक्टर्स की वजह से कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, और कोर फैमिली वैल्यूज क्या है वो पहले बताओ, और वो इससे कैसे इंपैक्ट हो रही है। 2025 में एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ गुजरात। लूजन सोशियो कल्चरल बैरियर्स,
न्यू वैल्यू सिस्टम्स एंड कंज्यूमरिज्म रिफ्लेक्ट ग्लोबलाइजेशन। तो जो हमारा डायस्पोरा है उस पे ये क्वेश्चन है। डिजिटल कॉलोनियलिज्म, क्या है डिजिटल कॉलोनियलिज्म? कुछ नहीं है, कुछ दो चार कंपनीज मिलके पूरा डिजिटल वर्ल्ड जो है चला रही है। सिंपल सी बात, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ small number of powerful technology companies primarily in America over the digital infrastructure, data and digital economy of developing nation, mirroring classical colonialism. स्कॉलर्स इसको डेटा कॉलोनियलिज्म कहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, जो रॉ डेटा होता है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसी को जो है डेवलपिंग कंट्रीज को देते हैं टू जनरेट वैल्यू। तो इंडिया ने फेसबुक के फ्री बेसिक प्रोग्राम को 2016 में ब्लॉक किया फॉर क्रिएटिंग अ वर्ल्ड इंटरनेट प्रिविलेजिंग फेसबुक्स ओन सर्विसेज। की मैनिफेस्टेशन सबसे पहला है प्लेटफॉर्म मोनोपोली। हमारी 5 अमेरिकन कंपनीज है, गूगल, एप्पल, मेटा, अमेजॉन एंड माइक्रोसॉफ्ट, जो पूरा का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करती है। डेटा एक्सट्रैक्शन, तकरीबन इंडिया अलोन 200 बिलियन जीबी डेटा जो है एनुअली ग्लोबल प्लेटफॉर्म को कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसके इकोनॉमिक वैल्यू तो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। और आपके कंट्री में वो इकोनॉमिक वैल्यू रिटर्न होकर भी नहीं आने वाली है। एआई कॉलोनियलिज्म, जिन्होंने एआई सिस्टम में क्या कहते हैं एक्सपर्टीज ले ली है, ठीक है, predominantly in English language and Western, making system less accurate for non-Western user. Local languages are underrepresented. App Store tax, अब Google Play Store है या Apple Store है, 15 से 30% रेवेन्यू इंडियन डेवलपर से ही जनरेट कर रहे हैं। फंक्शनिंग एज अ डिजिटल टैक्स ऑन इंडिया टेक इकोसिस्टम। स्टैंडर्ड कंट्रोल, वेस्टर्न डोमिनेटेड ये बॉडीज है, यही सारा स्टैंडर्ड कंट्रोल कर रही है, यही सारा स्टैंडर्ड बता रही है इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या होगा, गिविंग वेस्टर्न इंटरेस्ट डिस्प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस। इंडिया का रिस्पॉन्स, हमारे सबसे पहले हमारे डेटा को सिक्योर करने के लिए हम डीपीडीपी एक्ट लेके आए, कहा कि भाई जो डेटा है सर्टेन कैटेगरीज में सिर्फ इंडिया में स्टोर रहेगा, उसका एक्सट्रैक्शन फॉरेन एंटिटीज नहीं ले पाएंगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आधार, यूपीआई, ओएनडीसी, अकाउंट एग्रीगेटर्स, दे विल प्रोवाइड सॉवरेन अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न प्लेटफॉर्म एंड इज बीइंग एक्सपोर्टेड ग्लोबली आल्सो। सेमीकंडक्टर मिशन, चिप्स हम हमारी कंट्री में खुद बनाएंगे, हम बाहर से सेमीकंडक्टर के लिए चिप्स नहीं लेंगे। भारत नेट, फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट कनेक्टिविटी टू ऑल द ग्राम पंचायत यूजिंग इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ फॉरेन सैटेलाइट सर्विसेज। डिजिटल कॉलोनियलिज्म की प्रॉब्लम क्या है? मोनोपोली ओवर ग्लोबल साउथ, डेटा एक्सट्रैक्शन, एआई सिस्टम बायस टूवर्ड्स वेस्टर्न लैंग्वेजेस। ऐप स्टोर पे हम डिजिटल टैक्स दे रहे हैं 15 से 30% तक का। उसके रिस्पॉन्स में हम लेके आए डीपीडीपी एक्ट, फिर हमने यूपीआई, आधार और ये सब जनरेट किया, सॉवरेन अपने खुद के ऊपर डिपेंडेंट करने के लिए नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन लेकर आए हैं, और डिजिटल रूपी को हमने मॉनेटरी सोवरेनिटी में लेकर आए हैं। सेक्युलरिज्म इन इंडिया, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसपे क्वेश्चन पूछने के हमेशा से चांसेस रहते हैं। तो क्या है सेक्युलरिज्म? सेपरेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है, फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ, टारगेटिंग रिलीजन एज अ प्योरली पर्सनल मैटर। यानी कि स्टेट और रिलीजन अलग है, स्टेट रिलीजन में कभी इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन अगर देयर इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स देन स्टेट विल इंटरफेयर। 100% सेपरेशन हमारा नहीं है, क्योंकि हम आज भी बहुत सारी संस्थाओं का स्टेट जो है उसको कंट्रोल करता है, एक ट्रस्ट बनाते हैं। वी डू थिंक, ऐसा नहीं है कि एकदम सेपरेशन है, ठीक है, बट वी डू नॉट इंटरफेयर व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस बिलीफ। इंडियाज मॉडल जो है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से हम डिफर करते हैं, वहां पे स्ट्रिक्ट वॉल ऑफ डिफरेंस है। इट रेस्ट ऑन प्रिंसिपल डिस्टेंस एंड सर्व धर्म संभव, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। द स्टेट डज नॉट अलाइन विद एनी रिलीजन बट may intervene in religious matters to uphold constitutional values, जैसे अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी, रिफॉर्मिंग पर्सनल लॉज। जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज के अगेंस्ट कोई भी रिलीजन कोई भी स्टेप लेगा तो वहां पे जो है हम
उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के सर्टेन प्रोविजन है। आर्टिकल 25, फ्रीडम टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर, सारे इंस्टीट्यूशंस को अपना रिलीजन किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से मेंटेन करना है, चैरिटेबल पर्पसेस क्या है, उसकी आजादी है। आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, no person can be compelled to pay taxes for the promotion and maintenance of any particular religion. 28, religious institution, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फुल्ली स्टेट फंडेड है। 29 and 30, minority rights to conserve distinct language, script or culture and right to establish and administer educational institution। और फिर है आपका 44 मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड। सुप्रीम कोर्ट के सर्टेन जजमेंट, सबसे पहले एसआर मोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, बहुत ही शानदार जजमेंट। इन्होंने कहा है कि जो सेक्युलरिज्म है is a part of basic feature of Indian Constitution and hence politics and religion cannot be mixed। फिर आता है आपका केशवानंद भारती, इन्होंने फिर से कंफर्म किया कि सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट इज अनअमेंडेबल। अभिराम सिंह 2017, इन्होंने कहा कि अपील इन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट और कम्युनिटी अमाउंट्स टू अ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक टैग, धर्म के नाम से वोट नहीं मांगना है। एंड फिर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स को चैलेंज करते हुए पिटिशन का हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्होंने कहा कि ये तो अब हमारा इंट्रिंसिक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये नहीं बदला जाएगा। लेकिन सेक्युलरिज्म को फॉलो करने के लिए भी ना कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहले कम्युनलिज्म रप्चर्स हार्मनी एंड क्रिएट रिलीजन डिस्कॉर्ड, वोट बैंक पॉलिटिक्स, धर्म के नाम पे वोट मांगना, डेवलपिंग डिस्पैरिटीज बिटवीन even among having different religious communities, limited interpretation of secularism being confined to state policy only, and defective educational system has failed to inculcate moral values of fraternity, brotherhood among different sections of people। वेस्टर्न मॉडल नेगेटिव सेक्युलरिज्म है क्योंकि वहां पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, स्टेट जो है रिलीजन के मैटर में इंटरफियर ही नहीं करती, इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस है, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस टायरनी, नो स्टेट एड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, आपको प्रमोट करना है आपका, आप अपने खर्चे से करो, रिलीजन एक्सक्लूडेड फ्रॉम पब्लिक एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स। इंडियन मॉडल इक्वालिटी के नाम पे, फंडामेंटल राइट्स के नाम पे स्टेट इंटरवीन करेगी, कम्युनिटी राइट्स है, माइनॉरिटी को अपनी स्कूल अपने तरीके से चलाने का हक है, non-discriminatory state aid to religious institutions is allowed, and active reform, abolition of untouchability, personal law, sati pratha and many other things। यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछे हैं, what can France learn from the Indian Constitution's approach to secularism and discuss India as a secular state and compare with the secular principle of US Constitution। तो यही वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म। लास्ट कम्युनलिज्म इन इंडिया, हॉट फेवरेट रहता है क्योंकि एवरीडे थिंग्स आर टेकिंग प्लेस इन द नेम ऑफ कम्युनलिज्म। धर्म के नाम पे जो भी विवाद हो रहे हैं वो बेसिकली और कुछ नहीं है बट एक कम्युनलिज्म है जिसको पॉलिटिकली एग्रीवेट किया जाता है। is an aggressive political ideology that uses religion as a tool for mobilizing group identity against other community। एक धर्म को लेके दूसरे धर्म को के साथ भिड़ना, लड़ाई झगड़ा करना सिर्फ धर्म के नाम पर। It is all about politics, there is no personal faith। ठीक है, it claims that religious identity overrides all other makers whether class, caste or occupation, moves through three stages: mild, common secular interest within a community, moderate, divergent interest between communities, extreme, एकदम hostile and antagonist। भारत में जो कम्युनलिज्म है ना, कॉलोनियल की देन है।
ब्रिटिशर्स की देन है। इन्होंने ये डिवाइड एंड रूल स्टार्ट किया जो धीरे धीरे पॉलिटिक्स ने पकड़ा और उसका पॉलिटिसाइजेशन होते हुए इंडिया पाकिस्तान का डिवाइड हुआ एंड पोस्ट दैट वोट बैंक पॉलिटिक्स में इसको यूज होने लगा। तो कॉलोनियल पॉलिसी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मॉरलेमेंटो रिफॉर्म्स, एंग्लो इंडियंस और सिख्स के लिए अलग अलग जो थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये क्या था? हमारी नेशनल यूनिटी को ब्रेक करने का तरीका। हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन, हिंदूज और मुस्लिम्स को हमेशा ब्रिटिशर्स ने यूज किया है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने डिक्लेयर किया कि भाई मुस्लिम जो है कांग्रेस के अंदर सप्रेस हो रहे हैं, पाकिस्तान अब हमको चाहिए। कम्युनल अवार्ड्स लेकर आए 1932 में। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, देखो ये तो इक्वालिटी थी ही, उसके बाद हमने हिस्ट्री पढ़ी है कि किस तरीके से ये डिवीजन लेके आए हैं कि यहाँ पे भाई इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी हो रही है हमारे साथ। सोशल ट्रिगर्स, बीफ कंजम्पशन, हिंदू उर्दू राइवलरी, काउ स्लॉटर डिबेट्स एंड मेनी अदर थिंग, वेज डिफरेंसेस अमंग द कम्युनिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। हिंदू महासभा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आर्य समाज, स्वदेशी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट, इन सब चीजों ने और इन चीजों को कम्युनलिज्म और स्ट्रॉन्ग किया। एजुकेशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है हमको, ठीक है। स्कूल से ही व्हाट इज कम्युनलिज्म, व्हाट इज सेक्युलर वैल्यूज पढ़ाना जरूरी है। लॉ एंड जस्टिस, स्विफ्ट एनफोर्समेंट अगेंस्ट कम्युनल वायलेंस, strict action on hate speech and National Integration Council recommends need implementation. मीडिया एंड सोशल मीडिया, ये सबसे बड़ी दुविधा है, यहीं से सबसे ज्यादा हीट जनरेट होती है, ये कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंटरफेथ डायलॉग, फैसिलिटेट डायलॉग एट ग्रास रूट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल लेवल। सचर कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है ऑन मुस्लिम्स, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्ट एड्रेसेस दे ग्रीवियंसेस, ठीक है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिक्स को अकाउंटेबल होने दो, पॉलिटिकल पार्टीज को अकाउंटेबिलिटी लेने दो इफ समथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ देयर स्टेटमेंट। आई एम सॉरी, अनएबल टू रीड दिस थिंग, इट्स रिटन इन द पीडीएफ वेरी क्लियरली, बट स्क्रीन की वजह से मैं ऐसे नहीं पढ़ पा रही हूं। फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेंस, कम्युनलिज्म के फॉर्म्स, कम्युनल राइट्स, organized violence among the minorities और rivalry communities, electoral communalism, vote bank politics, धर्म के नाम पे वोट लेना, economic boycott of business owned by rival community members, इसके दुकान से नहीं लेना है, हम सिर्फ हिंदूज की दुकान से लेंगे या हम सिर्फ मुस्लिम्स की दुकान से लेंगे सामान। That is economic boycott of the business. Communal propaganda through social media and WhatsApp networks, and most importantly separatist demand for Khalistan, demand for Bodoland, ठीक है, प्री पार्टीशन पाकिस्तान डिमांड जो थी बेसिकली। कॉन्स्टिट्यूशन 25 to 28 सबको फ्रीडम देता है और सेफगार्ड भी करता है। 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। 51A क्लॉज 8 ड्यूटी टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड। आरपीए रिलीजन के नाम पे, रिलीजियस सेंटिमेंट्स के नाम पे वोट लेने को कंप्लीटली बार करता है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एंड नेशनल कम्युनल हार्मनी अवार्ड्स की जरूरत है। So that's it from Indian society. If you want any topic to be covered under this OTP one topic page, please let us know in the comment section. And if you want any other topic to be explained in more detailed way, we are very happy if you want us to do that. So till then, thank you and all the best.